गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर चैनल के क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सेट एंड सबसेट। अब सेट और सबसेट की पहले हम अवधारणा समझेंगे कि अवधारणा क्या होती है और इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे परिभाषा की। परिभाषा किसकी? समुच्चय और उपसमुच्चय की। समुच्चय को समझने से पहले कुछ चीज़ें अपन देख लेते हैं। समुच्चय की परिभाषा क्या दी हुई है? दी हुई है अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। हिंदी में क्या है? समुच्चय वस्तुओं का एक स्पष्ट सुपरिभाषित समूह होता है। स्पष्ट या सुपरिभाषित कुछ भी आप बोल सकते हो। यही परिभाषा है, अगर एग्जाम में आता है तो आपको यही लिखनी है और इसी के हिसाब से इसको याद भी रखना है। वेल डिफाइंड का मतलब, आप यहाँ पे वर्ड देखते हैं जो लिखा हुआ है वेल डिफाइंड, इसका वास्तविक मतलब क्या है? ठीक है, वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है? मीनिंग मीन्स वी कैन क्लियरली डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द सेट और नॉट। जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो अवयव है वो उस समुच्चय का है या नहीं। मतलब हम सीधी बात करें, एक परिवार है और परिवार के सदस्य हैं, तो हम किस आधार पर सदस्यों को कह सकते हैं कि हाँ ये इसी परिवार के हैं या फिर इस परिवार के नहीं हैं। जैसे हम बात करें सदस्यों के लिए तो हम क्या होते हैं? ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के आधार पर ही हम बोल सकते हैं कि ये उस परिवार का सदस्य है या नहीं। ऐसे ही समुच्चय भी होता है कि किसी न किसी आधार पर हम जिसके आधार पर ये बता सकें कि ये अवयव इस समुच्चय का है, ये अवयव इस समुच्चय का है, उसे ही कहते हैं परिभाषित करना। ठीक है, अब अगर उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने लिखा ए बी सी डी, ए बी सी डी है ना। उदाहरण के तौर पर क्या लिखा है? ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये लिखे हैं चार। ठीक है, अब चारों लिखे हैं। हालांकि हमेशा कैपिटल लेटर्स नहीं लिखा जाता है, हमेशा स्मॉल लेटर्स में दिया जाता है। गलत लिखा हुआ है, याद रखना। समुच्चय के अंदर जो भी अवयव होंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर्स या स्मॉल केस में लिखे जाएंगे। पहली बात मैंने क्या की कि क्या हम इनको कह सकते हैं कि ये क्या है? ये अल्फाबेट्स हैं। किसके? इंग्लिश के। इंग्लिश के अल्फाबेट। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये इंग्लिश के अल्फाबेट हैं। अगर मैं इसी को ऐसा लिखूं तो भी तो ये गलत नहीं होगा ना। ए बी सी टी डॉट 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 जेड, तो ये भी तो गलत नहीं होगा, बिकॉज ये क्या है? ये सेट है। सेट किसका है? सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। किसका सेट्स है? सेट्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, है कि नहीं? तो मैं कह सकता हूं कि बी भी इंग्लिश अल्फाबेट्स में आता है, डी भी इंग्लिश अल्फाबेट्स में आता है, या फिर अगर मैं एस टी यू किसी की भी बात करूं तो ये सभी इंग्लिश अल्फाबेट्स में आते हैं। मतलब ऐसा गुण जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि संबंधित ये समुच्चय में का अवयव है, उसे ही हम कहेंगे वेल डिफाइंड या सुपरिभाषित। बात समझ में आ गई? यही परिभाषा थी, इससे ज्यादा कुछ चीजें नहीं पूछी जाती हैं। सीधा सीधा ये एक आधार होता है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि संबंधित मेंबर इस समुच्चय का है या नहीं है। आगे हम बात करेंगे इसके डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन की बात समझें तो मेरा मतलब है यहाँ पे कि हम समुच्चय को किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, लिखने का तरीका क्या होता है समुच्चय को? तो सेट्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इन्हें हमेशा अंग्रेजी के इसे हमेशा यह समुच्चय को लिखने की तो वैसे जरूरत मुझे नहीं लग रहा है कि है। तो समुच्चय को हमेशा बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। कैसे? याद रखना है, किससे? बड़े अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। बड़े अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप समझदार है, लिख लेंगे, मैंने बोला तो आप लिख लीजिए। बड़े अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे अगर मैं लिखूं कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, इस तरीके से लिखा जाएगा। दूसरी बात क्या कह रहा है कि एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स लाइक एक्स वाई और जेड। क्या बोला कि समुच्चय के अवयव को, क्या बोल रहा है? समुच्चय के अवयव को हमेशा छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है। बात समझ में आ गई? प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मैं बोलूं, अगर मैं लिखूं, मान लो यहां पे लिखा मैंने 1 2 3 या कुछ भी लिखा, चलो आपको यहां पे तो मैंने शब्द की बात की है तो अक्षर की बात करेंगे। मान लिया मैंने लिखा ए ई आई ओ और यू, तो क्या हो गया? क्लियर हो गया? कैसा लिखेंगे? हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। आगे बोल रहा है इफ एनी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट्स देन वी कैन से दैट द पर्टिकुलर एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द सेट एंड रिप्रेजेंट एज बिलोंग्स टू। इसको हम बिलोंग्स टू का सिंबल बोलते हैं। क्या लिखा है ये लिखा है बिलोंग्स टू। ओके,
बिलोंग्स टू, वर्ड दिख रहे हैं, बिलोंग्स टू लिखा हुआ है, राइट, आपको दिख रहा है ना। तो पहला मैंने क्या बोला कि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, इसके अंदर जो अवयव या समुच्चय होंगे उनको हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। किसके अंदर लिखा जाएगा? कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। किसके अंदर? अवयवों को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। क्लियर है बात? किसके अंदर? कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। दूसरी चीज क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, एलिमेंट्स आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाएगा। और फिर उसने लिखा है कि अगर उस समुच्चय का अवयव है तो उसके आगे सिंबल कौन सा लगाएंगे? बिलोंग्स टू। जैसे मैंने मान लिया, मैंने माना मैं यहाँ पे लिखूं कि आई बिलोंग करता है किसको? बी को। बिल्कुल राइट है, ये कैसा स्टेटमेंट है? करेक्ट है। लेकिन अगर मैं लिखूं एस बिलोंग करता है क्या बी को? बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। कैसा होगा? गलत स्टेटमेंट होगा, रॉन्ग होगा। रॉन्ग क्यों होगा? क्यों? क्योंकि आई तो बिलोंग करता है, एस बिलोंग नहीं करेगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि आई बिलोंग करता है तो इसको हम क्या लिखेंगे? आई बिलोंग्स टू बी। और क्या लिख सकते हैं हम इसको? आई इज इन बी। और क्या लिख सकते हैं? बी कंजिस्ट करता है या रखता है, बी कंजिस्ट आई। बी कंजिस्ट करता है किसको? आई को। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा उदाहरण ले लूं, दूसरा उदाहरण जैसे मैंने ले लिया एस, तो एस क्या बिलोंग करता है बी को? नहीं करता है। तो अगर नहीं करता है तो सिंबल कौन सा लगाएंगे? ये वाला। ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है? ये करता है डज नॉट बिलोंग्स टू। किसको बिलोंग करता है? ये करता है रिप्रेजेंट डज नॉट बिलोंग्स टू। तो क्या लिखेंगे? एस डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। और क्या लिखेंगे? बी नॉट कंजिस्ट एस। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, अगर अवयव है तो सिंबल कौन सा लगाएंगे? अगर कोई अवयव है तो हम सिंबल कौन सा लगाएंगे? अगर अवयव है तो सिंबल लगाएंगे ये, और अगर एलिमेंट या अवयव नहीं है तो सिंबल लगाएंगे ये वाला। बात क्लियर हो गई? बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक है। इसी पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली। क्या प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है कि ये है या नहीं है, कैसे लिखा जाता है। हमेशा याद रखना है कैसे लिखा जाता है। समुच्चय को हमेशा बड़े अक्षरों से, उसके अवयव को हमेशा छोटे अक्षरों से, हमेशा अवयव को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाएगा, ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाएगा। और तीसरी चीज क्या है कि अगर एलिमेंट बिलोंग करता है, मतलब उसका अवयव है, तो वहां पे हम ये वाला सिंबल लगाएंगे, और नहीं बिलोंग करता है तो उसके आधार पर हम कौन सा सिंबल लगाएंगे? ये जो मैंने अभी बताया, कौन सा लगाएंगे? इसी पर बिलोंग का साइन बनाएंगे और उसमें एक क्रॉस बार लगा देंगे, जिसे हम बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू। बात समझ में आ गई? अब इसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिया है सेट्स का। सेट का एग्जांपल मैंने क्या बताया कि हम जिसके आधार पर सभी समूह में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनको कह सकते हैं कि ये इसी सदस्य के, इसी परिवार के सदस्य हैं। तो जैसे हम बात करेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट है। सेट ऑफ नेचुरल कहां से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? स्टार्ट फ्रॉम, कहां से स्टार्ट होते हैं? स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज टू इंफिनिटी। यही होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। बात समझ में आ गई है? क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। तो अगर स्टार्ट करें, प्राकृतिक संख्याओं को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल एन से। किससे? 1 2। स्टार्ट 1 से होती है, 2 से, और जाती कहां तक है? इंफिनिटी तक। दिस इज द सेट। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि एक के आगे अगर हम जितनी भी संख्याएं होंगी उन सभी को हम क्या लिख सकते हैं कि ये प्राकृतिक संख्याओं हैं। अगर मैं ऐसा लिखूं 0, अगर मैं इसमें ऐसा लिख दूं, मान लीजिए मैंने लिखा 1 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को करता है कि नहीं? बोलिए, राइट और रॉन्ग? तो ये कैसा हो जाएगा? राइट, बिकॉज 1 बिलोंग करता है एन को। हम लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू एन। अगर मैं इसी में दूसरा एग्जाम्पल ले लूं, क्या 0 बिलोंग करता है एन को? तो हम बोलेंगे नहीं करता है। नहीं करता है तो हम लिखेंगे 0 डज नॉट बिलोंग्स टू एन। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? मतलब एक गुण हो गया जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये अवयव है और ये वाला अवयव नहीं है। तो अगर नहीं है तो हम सीधा सीधा कैसा लिखेंगे? 0 डज नॉट बिलोंग्स टू एन। और इसी को शब्दों में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 0 डज नॉट बिलोंग्स टू एन। अब देखो दो तरीके हैं लिखने के, या तो हम ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, या ऐसे। तो किस आधार पर ये लिखेंगे, ये इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। आगे लिखेंगे जैसे सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक। सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं। सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक मतलब सप्ताह के दिनों का समुच्चय। सप्ताह के
दिनों के समुच्चय की बात करें तो जैसे अगर मैं बात करूं, हम क्या लिख सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। हो गए 7? 7 हो गए ना। तो क्या और भी कोई ऐसा दिन है जो 7 सप्ताह के अंदर आता है? नहीं आता है। मतलब सेट वही होता है जहां पे चीजें कैसी हो, निश्चित हो। चीजें कैसी हो, निश्चित हो। अब लेकिन आपको समझ में आएगा कि निश्चित, तो सर आप बोल रहे हो कि अगर निश्चित होता है तो सिर्फ यहाँ तो 7 है, लेकिन नेचुरल नंबर तो निश्चित नहीं है। बिल्कुल है यार भाई, मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक तो एंड होगा ना, कहीं ना कहीं एंड होगा। जैसे हमने मान ला इन्फिनिटी तक, तो कहीं ना कहीं जहां तक आप संख्या गिन पा रहे हो वहां तक एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती हैं। मतलब जहां तक आपको गिनती आती है, मतलब जहां तक आप गिन सकते हो वहां तक प्राकृतिक संख्या होती है, सीधी बात। अगर मैं सप्ताह के दिनों की बात कर रहा हूं तो सप्ताह के दिन क्या इसके अलावा कोई और होते हैं? नहीं होते। इसलिए क्या है, समुच्चय है। बात समझ में आ गई। अगला है सेट ऑफ कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी के व्यंजनों का समुच्चय। तो व्यंजन कौन कौन से होते हैं? बी, सी, डी, ई नहीं लिखेंगे, एफ, जी, एच, आई नहीं लिखेंगे, जे, के, एल, एम, एन, ओ नहीं, पी, क्यू, आर, एस, टी, नेक्स्ट यू नहीं लिखेंगे ना, यू नहीं लिखेंगे, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। क्लियर है बात? ये हो गया हमारे, ये कॉन्सोनेंट हो गया, मतलब व्यंजन। आगे देखेंगे तो प्लैनेट्स, तो प्लैनेट्स भी तो क्लियर है ना कि कितने प्लैनेट है हमारे सौरमंडल के, ग्रहों का समुच्चय है ना। तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझने के लिए लिखा है। सौरमंडल के ग्रहों का समुच्चय, ग्रहों का, देखो इसमें लिख ही दिया है कि सौरमंडल के ग्रहों का क्या है, कलेक्शन है। जो सौरमंडल के ग्रह हैं वो संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं, समुच्चय कहलाते हैं, क्योंकि वो एक आधार पर कह सकते हैं कि सौरमंडल के ही ग्रह हैं। तो ऐसे अवयव जिनको हम एक आधार पर कह सकते हैं कि उसी परिवार के हैं, इसलिए हम उसको पूरे को क्या बोलते हैं, समुच्चय या सेट बोलते हैं। जैसे सेट ऑफ इवन इंटीजर, या हम बात करें सम पूर्णांकों का समुच्चय, क्या बोलेंगे, सम पूर्णांकों का समुच्चय। बात समझ में आ गई, संपूर्णांकों का समुच्चय। आगे देखेंगे, क्वेश्चंस हैं कुछ। अब आप इसको बताना है कि इनमें से कौन सा सेट है या नहीं। मैंने अभी आपको बताया प्रॉपर्टी, जिसके आधार पर ही आप डिसाइड करेंगे कि ये सेट का समुच्चय, ये सेट का एलिमेंट है या नहीं है। यहां पे आपको यही बताना है, ये इसी प्रॉपर्टी का यूज करके आपको इनका आंसर फिल करना है। जैसे पहले की बात करें, पहला क्वेश्चन दिया है कलेक्शन ऑफ पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों का समुच्चय। निश्चित है ना, भारत के कितने पूर्व राष्ट्रपति थे भाई, आपको पता है संख्या में कितने होंगे, 15 होंगे, 16 होंगे, कितने हैं आपको पता है। तो जहां पर आप निश्चित तौर पे कह सको कि संख्या निश्चित है, इतने हैं जी, या जिसके बारे में आप बता सकते हो, जिन अवयवों के बारे में आप बता सकते हो, उन अवयवों के ग्रुप को हम बोलते हैं सेट। क्या बोल देंगे, सेट। तो ये क्या है, ये सेट है या नहीं, बिल्कुल। तो क्या लिखेंगे, यस। अगले सिर्फ यस और नो वाले क्वेश्चन से सिर्फ हमें समझना है, सिर्फ समझने वाली बात है। कलेक्शन ऑफ ऑल इंडियन स्टेट्स, एग्जैक्ट क्वांटिटी है ना, कितने स्टेट्स हैं, 52 स्टेट। जहां पे क्वांटिटी एग्जैक्ट हो, जहां पे आपको क्लियर हो कि इतनी ही होती है, तो वहां पे आप क्या बोलोगे, बिल्कुल दिस इज द कलेक्शन। ये जो कलेक्शन है ये कैसा है, दिस कलेक्शन इज अ सेट। तो हम लिखेंगे यस दिस इज सेट। क्या लिखेंगे, यस दिस इज सेट। लिख सकते हैं, नहीं भी लिखना है तो कुछ चलेगा, दिस इज सेट। ये क्या है, सेट है। थर्ड देखेंगे, सॉल्व लिखा है, SOL भी नहीं लिखता हूं मैं, SOL लिखता हूं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ग्रेट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। अब आप बताओ कि विश्व के यहां पे लिखा है, इसका हिंदी मीनिंग क्या है, विश्व के महान व्यक्तियों का समुच्चय, महान व्यक्तियों का संग्रह। अगर मैं आपसे बात करूं विश्व के महान व्यक्तियों की, तो क्या आप निर्धारित कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि भाई सभी फील्ड के अलग अलग लोग हैं। जैसे अगर मैं नोबेल प्राइज की बात करूं तो गणित में किसी ने लिया हुआ है, भौतिकी में किसी ने लिया हुआ है, रसायन में किसी ने लिया हुआ है ना, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में हर जगह सबने अलग अलग लेके बैठे हैं। इवन पीस की बात करूं, शांति की बात करूं, इकोनॉमिक्स की बात करूं, अर्थशास्त्र की जिसे बोलते हैं, तो सबने अलग अलग लिए। इसलिए आप किसी आधार पर नहीं कह सकते हो कि यही 10 लोग महान होंगे। जैसे मैं बोलूं तो मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं कि भाई गणित वाला ही महान कहलाएगा, फिजिक्स वाला बोलेगा नहीं मेरे ही महान है, जो मैंने बताया वही महान व्यक्ति है ना। तो आप जिसके आधार पर नहीं कह सकते हो कि ये समुच्चय है, वही कहलाएंगे। ये क्या कलेक्शन होगा, विश्व के महान व्यक्तियों का संग्रह। तो नहीं, नॉट, नो, दिस इज नॉट अ सेट, दिस नॉट अ सेट, इज लिख लीजिएगा यहाँ पे, कौन अब रफ करे बार बार, है ना। थर्ड है
फिफ्थ है कलेक्शन ऑफ पेट एनिमल्स। अब बात कर रहा है पालतू जानवरों का, है ना। पालतू, पेट मतलब क्या होता है, पालतू जानवरों का संग्रह। क्या ये समुच्चय है बताओ पहले, या ग्रुप की बात कर रहा है ना, ग्रुप की या समूह, संग्रह या समूह की बात कर रहा है, समूह। अब यहाँ पे जो समूह है ना, ग्रुप, वो अलग डेफिनेशन होती है, यहाँ पे सिर्फ बात कर रहा है कलेक्शन से। तो यहाँ पालतू जानवरों का संग्रह है वो भी नहीं कह सकते हो, क्यों? क्योंकि हम तो सिर्फ पालते हैं, जैसे कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, यही पालेंगे। आजकल तो लोग शेर पालने लगे हैं, मगरमच्छ भी पालते हैं, जबकि वो पेट एनिमल्स तो है नहीं, क्योंकि वो कभी भी आपको भी मार सकते हैं। अजगर वो भी पालते हैं, लोग सांपों को भी पालते हैं, जबकि वो कैसे है, पेट एनिमल्स नहीं है, दीज आर वाइल्ड एनिमल्स। वो कैसे हैं, वाइल्ड एनिमल्स, मतलब जंगली जानवर हैं। तो आप क्लियर नहीं कह सकती कि ये पेट एनिमल्स है और ये वाइल्ड एनिमल है, मतलब आप एनिमल्स को कैटेगराइज नहीं कर सकते हो कि विच वन इज क्या हो जाएगा, पेट एनिमल्स एंड विच वन इज वाइल्ड। क्लियर है ना। तो जहां पर आप क्लियर ही नहीं कह सकते हो कि भाई कौन पेट है और कौन सा वाइल्ड है, तो सेट भी वो होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। नो, दिस इज नॉट अ सेट, दिस इज नॉट अ सेट। तो वो क्या होगा, सेट नहीं होगा। अब यहां पे बात कर रहा है कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो वर्ड है वो कौन कौन से हैं, टी आर आई जी ओ एन ओ तो दोबारा हो गया, तो एन ओ एम ई टी हो गया, आर हो गया, बचा वाई। तो ये अब बताओ, यहां पे तो क्लियर हो गया ना कि जो टेक्नोमेट्री शब्द है, जो टेक्नोमेट्री शब्द है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, वो सिर्फ इन्हीं अक्षरों से मिलके बना है। कह सकते हैं कि नहीं, इन्हीं अक्षरों से मिलके बना है। अब डाउट मत रखना, मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर्स लिखे हैं, इसलिए यहाँ पे कैपिटल वर्ड का यूज किया है। आप चाहो तो छोटा कर लो, टी आर आई जी ओ एन ओ एम ई टी तो लिखेंगे नहीं, एम ई टी आर तो हो गया, एम ई और वाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यस दिस इज अ सेट, यस दिस इज अ सेट। तो आप इसको इस आधार पर बोल सकते हो कि ये सेट है। समझ में आ गई बात, इस आधार पर आप बोल सकते हो कि ये क्या है, सेट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब देखो, अब यहाँ पे बात हो रही है पूरी परीक्षा की, मैंने तीनों चीजें आपको बता दी। सबसे पहले कैसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। दूसरी चीज, उसके अवयव को कैसे लिखेंगे, एलिमेंट्स को कैसे लिखेंगे, स्मॉल केस में लिखेंगे। तीसरी चीज, कैसे लिखेंगे, कहां लिखेंगे, तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। चौथी चीज, अगर कोई अवयव उसका है या एलिमेंट्स बिलोंग करता है सेट को, तो बिलोंग्स टू का साइन क्या होगा, तो बिलोंग्स टू का साइन मैंने क्या बताया, ये वाला। और अगर नहीं बिलोंग करेगा तो क्या होगा, ये वाला सिंबल होगा। अब समझो, यहां पे आपको एक सेट दिया है, ए इज अ सेट वेयर y -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 and 4 and 5, then insert appropriate symbols belongs to or not belongs to। क्या पढ़ा मैंने, belongs to और not belongs to in the blank space। आप इस आधार पर बताइए कि क्या ये अवयव समुच्चय के हैं या नहीं है। 5 ए का एलिमेंट है, अवयव है या नहीं है। 0 ए का एलिमेंट है, अवयव है या नहीं है। सिर्फ यस और नो और फिल करना है आपको बिलोंग्स। तो क्या बताइए, 5 बिलोंग करता है, बिल्कुल। 5 क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। क्या 5 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये क्या करता है, बिलोंग करता है। बात समझ में आ गई, क्या करता है, बिलोंग करता है। दूसरा लिखें, 0 देख रहा है, क्या 0 बिलोंग करता है ए में, मतलब कि क्या 0 ए के अंदर है। देखो चेक करो, क्या 0 ए का मेंबर है, बिल्कुल है, 0 है। देयरफॉर वी से 0 बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट, -10 देखिए, क्या हम -10 यहां पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। -10 तो दिखा ही नहीं रहा है, अब नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स -10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। -10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो, -10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बात क्लियर, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट दिया है 1/2, क्या बिलोंग करता है ए को। देखो आप बोलोगे सर 0 1.2 तो 0 और 1 के बीच में आता है, तो बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है 0। लेकिन आप ये समझो कि यहां पे बात हो रही है 1/2 की, और यहां पे जो नंबर्स दे रखे हैं वो सभी कैसे हैं, इंटीजर्स दिए हैं। तो क्या 1/2 इंटीजर है, पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा कि क्या 1/2 इंटीजर है। नहीं है, 1/2 इंटीजर नहीं है, और यहां कहीं लिखा नहीं है, इसलिए हम सिंबल कौन सा लगाएंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू का। क्या लगाएंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। अब यहां से आपको बात क्लियर क्या करने वाला हूं मैं ये समझाना चाह रहा था कि आप देखो, आपको सीधा नंबर अगर दिख रहा है तो आप लगाओगे बिलोंग्स टू का सिंबल। अगर आपको वो नंबर वहां नहीं दिख रहा है तो आप क्या लगाओगे, डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल। क्या लगाओगे, डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल। क्लियर फंडा, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, -3 बिलोंग्स टू ए और नॉट।
तो साफ साफ दिख रहा है भाई साहब 3 तो यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट मीन्स 3 बिलोंग करता है ए को। बात समझ में आ गई क्या? 3 बिलोंग्स करता है ए को। क्लियर है बात या नहीं? क्लियर है ना? 3 बिलोंग करता है ए को। समझ में आ गई बात? अगला देखेंगे और देखेंगे ए इक्वल टू दिया है, ए इज अ सेट वेयर पी क्यू आर एस एंड एफ क्या है? एलिमेंट है। बी अलग सेट दिया है जहां पे एलिमेंट क्या है? 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। डॉट का मतलब कि ये आगे भी जाएगा। कैसा जाएगा? आगे, आगे का पता भी होना चाहिए। तो जहां पे हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है कि ये सभी कैसे है? ऑड नंबर्स हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, सबसे बेस्ट है लिखेंगे, है ना। ए इक्वल टू दिया है पी क्यू आर एस और एफ दिया है। बी ऑल्सो दिया है, बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है? बी इक्वल टू क्या दिया है? 1 3 5 7 और आगे डॉट डॉट दिया है। तो आप जब डॉट डॉट देखते हैं तो क्या आपको यहां पता चलता है कि ये कैसे हैं? ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं। और ये आगे डॉट लगा है मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये आगे बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा मतलब 7 होगा तो 9 आएगा, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 17 एंड और आगे भी जाएगा। अब स्पेस खत्म हो गया इसलिए क्या करेंगे? डॉट डॉट लगा के करले ब्रैकेट को क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। तो समझ में आ गया कि बी में ऐसे आगे नंबर बढ़ते जाएंगे। कौन से नंबर? ऑड नंबर या विषम संख्याएं, जिसको हम बोलते हैं क्या? विषम संख्याएं। ठीक है, विषम संख्याएं। टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को, जो हिंदी वाले हैं बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। इंग्लिश पढ़ने के आपको ही फायदे मिलेंगे। देखो आप हिंदी पढ़ते हो तो सिर्फ आप गणित सब्जेक्ट कर पाओगे, लेकिन आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों का जो 12th में रहता है, 11 12 की बात करें तो आपका क्या वीक होता है? इंग्लिश पोर्शन वीक होता है। लेकिन अगर हम ऐसा कोई सब्जेक्ट पकड़ लें कि हम जिससे सब्जेक्ट भी कंप्लीट कर लें और इंग्लिश भी हो जाए तो अच्छा फायदा है ना। इसलिए मैंने क्या सोचा कि क्यों ना हम बाइलिंगुअल चलें, और बाइलिंगुअल में भी हम ज्यादा वेटेज किसको दे दें? थोड़ा सा इंग्लिश को दे देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपकी भाषा भी कैसी हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। आपको अलग से इंग्लिश के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? इसलिए हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इंग्लिश पे फोकस कर रहे हैं। तो आप देखो बी इक्वल दिया है। अब आपको बताना है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। लिखा हुआ है पहले से सिंबल दिया हुआ है बीच में। अब बताना है सही है या गलत है। आप बताओ क्या आर बिलोंग करता है ए को? ये किसका सिंबल है? बिलोंग्स टू का। ये जो सिंबल है वो किसका है? बिलोंग्स टू का। किसका है? बिलोंग्स टू का। ठीक है ना। और ये वाला किसका होता है? डज नॉट बिलोंग्स टू का। किसका? डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर है बात? डज नॉट बिलोंग्स टू। टेंशन नहीं लेना। अगर हिंदी है तो हिंदी में तो मैं तो बोल रहा हूं कि ये क्या है? अवयव है और अवयव नहीं है। सीधा सीधा अवयव है और अवयव नहीं है, बस बोल दिया, आप लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब बात करें क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या आर बिलोंग करता है ए को। अब कहीं देखो, देखना है आपको कि आर ए में लिखा हुआ है या नहीं। चेक करो, ए में आर लिखा हुआ है कहीं? चेक करो कहीं लिखा हुआ है क्या? लिखा हुआ है आर? बिल्कुल लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है। कहां पर? यहां पर लिखा हुआ है। इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा है? राइट है। ये कैसा है? ट्रू है। ये कैसा है? राइट है, मतलब ट्रू। अगला स्टेटमेंट है 9 बिलोंग करता है क्या बी को? चेक करो, बी के अंदर 9 लिखा हुआ है। बिल्कुल सर लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? यहां। इसलिए ये भी कैसा है? ट्रू है। कैसा है? ट्रू होगा। राइट बात। छोटा सा सवाल, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल समझने वाली चीज है। ऑप्शन आएंगे यहां से। अगला क्वेश्चन है 8 बिलोंग करता है बी को। बी के अंदर देखिए 8 आ रहा है। अब जरूरत ही नहीं देखने की, क्योंकि हमें यह पता चल गया कि ये जो बी है ये सेट किसका है? विषम संख्याओं का समुच्चय है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स है। और 8 कैसा है? इवन है या ऑड है? 8 तो आपने छोटे से पढ़ के रखा है, 5 6 से हम पढ़ लेते हैं इवन नंबर्स ऑड नंबर्स। तो ये कैसा है? इवन है। इसलिए ये तो हमेशा कैसा होगा? गलत होगा, मतलब फॉल्स होगा। क्या होगा? फॉल्स होगा। समझ में आ गई बात? अगला देखेंगे 1 बिलोंग करता है क्या ए को? ए के अंदर देखिए कहीं 1 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मतलब ये भी कैसा है? गलत है, मतलब फॉल्स है। बात समझ में आ गई? कैसा है? गलत है, मतलब फॉल्स है। तो आज के लिए इतना काफी है। कल मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। मैं कृष्णा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कल की जो क्लासेस रहेगी वो उसका टॉपिक क्या रहेगा वो बता देता हूं। कल हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में। किसके बारे में? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में। थैंक यू सो मच।